वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें वो पंजाब की 6000 से ज़ायद जो इरेगुलर सोसाइटीज़ हैं उसको रेगुलराइज कर रहे हैं। उन्होंने कमीशन बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बना दिया। मुनासिब बात है। हमने ये नहीं कहा कि हम खुद कर देंगे, सईद गनी फैसला करेगा या मुराद शाह फैसला करेगा या नासिर शाह बैठ के फैसला करेगा, क्या करना चाहिए। भाई कमीशन बना दें, सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बना दें। वो कमीशन ये तय करे कि इन घरों का, इन बिल्डिंग्स का, इन आबादियों का हमें क्या करना है, फिर उसका फैसला कर लें। उस पर जुर्माना लगाना है, उनको उठा देना है, उनको मार देना है, उन पर बमबारी करनी है, उन पर टैंक चलाने हैं, फैसला करें उसके बाद और कर दीजिए। और ये कमीशन ये भी तय करे कि आइंदा ऐसे कौन से इकदाम हो कि जिसकी वजह से ये चीज़ें ना हो। आपने सज़ा देनी है, आप सज़ा दें उसको जिसमें ज़मीन पे कब्जा करवाया है, आप सज़ा दें उसको जिसने गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनवाई हैं, आप सज़ा दें उसको जिसने वो घर उन गरीबों को बेचे हैं। उनको जब सज़ाएं दे देंगे ना, फिर उसके बाद आप पूछें गरीब से कि तू इधर क्यों रहा। अब सईद गनी ने कब्जा करवाया, डीसी साहब ने सरपरस्ती की और पुलिस ने भी नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, सब कुछ हो गया। ना सईद गनी को पूछते हैं, ना डीसी को पूछते हैं, ना एसपी को पूछते हैं। जो गरीब वहाँ रह रहे हैं वो कह रहे हैं चलो तुम उठो, तुम्हारे घर तोड़। ये मुमकिन नहीं है। कोई तरीक़ेकार मुतय्यन होना चाहिए, उसके बाद ही फैसला करें कि नस्ला डाल आप तोड़ दें, गलत ना तोड़ दें। और भाई बिल्डर का कसूर है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कसूर है, हुकूमत का कसूर है, वजीर का कसूर है। वो जो 44 आदमी जिन्होंने घर लिया उनका क्या कसूर है। आज आप कहते हैं जी उन्हें पैसे दे देगा, पैसे बिल्डर भी देगा, कितने देगा, जितने में बुक कराया ना उतने देगा। उतने पैसों में आज उनको जिस किस्म के वो घर में रह रहे थे उससे आप कोई 30-40%, 50%, 100% गिर भी जाए ना, वैसा घर उनको नहीं मिल सकता। मेरी राय में ये मुनासिब बात नहीं है, मुनासिब चीज़ें नहीं है। हमें थोड़ा सा इस पे जज्बाती अंदाज में फैसले नहीं करने चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं, हज़ारों भी नहीं है, लाखों हैं। अगर इन लाखों लोगों की छतों को छीन कर एक इंसानी अलमिया पैदा करके और कोई ये कहे कि हमें हुकूमत में रहने का हक है, मैं कहता हूँ कि नहीं। अगर हम उनको बचा नहीं सकते हैं, उनको रोक नहीं सकते हैं, तो हमें नहीं रहना चाहिए हुकूमत में। हुकूमतें किन की वजह से आती है? लोगों की वजह से आती है, आवाम की वजह से आती है। हम उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, उनकी छतें नहीं बचा सकते, तो मुझे बताइए कि क्यों रहेंगे हुकूमत में? भाई कोई रहे, मैं तो समझता हूँ कि मुझे नहीं रहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं वजीर के बगैर तो रह सकता हूँ ना, हुकूमत असेंबली का रुकन ना होगा तब भी रह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों में सर झुका के कैसे चलूँगा जिनकी वजह से मैं असेंबली में बैठा हूँ, जिनकी वजह से मैं वजीर बना हूँ। सीधी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। मेरी गुजारिश है कि मुझे भले लटका दें, मुझे भले जो मर्जी कर दें, लेकिन कम से कम इस मसले को, इस इशू को इंसानी नुक्ता नज़र से भी देखने की ज़रूरत है। ये थोड़ी सी गलत टफ बात है, पता नहीं आगे क्या होगा मेरे साथ, लेकिन बहरहाल जो बात है मुझे करनी चाहिए। दूसरी जो महंगाई की हालत है, देखिए ये चांडू साहब ने भी कहा, जो मसला वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नस्ला टॉवर को गिराने का काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नस्ला टॉवर केस से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि कमिश्नर कराची को 200 की जगह 400 मजदूर लगाने की हिदायत की गई है। नस्ला टॉवर को गिराने की कार्रवाई 1 हफ्ते में यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। नस्ला टॉवर गिराने के अमल को महफूज भी बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर कराची ईस्ट अस्मा बतूल ने नस्ला टॉवर का दौरा करने का और काम का जायजा लिया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 1-1 मिनट के हिसाब से काम कर रहे हैं। कोशिश है वक्त ज़ाया ना हो। टॉवर पर मशीनरी ऊपर चढ़ाने में कामयाब हुए तो बिल्डिंग गिराने में आसानी होगी। मैनुअल दोनों तरीक़ों से काम चल रहा था। अब हमने हैवी मशीनरी भी कॉल की है, टॉप फ्लोर से हम इसको थॉरली तोड़ना शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला कमिश्नर साहब की जो अहकामात हैं वो अभी थोड़ी देर में ख़ुद भी विज़िट पे आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जैसे कि आला अदलिया ने अहकामात दिए हैं कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो मसमार करके और लेवल किया जाए, तो हमारी पूरी कोशिश है। और आपको नज़र भी आ रहा है कि हम दिन रात काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको बहुत जल्द हैवी मशीनरी के थ्रू, मैनुअल लेबर के थ्रू हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।
साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी का बतौर वकील लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। जस्टिस कासिफ आइजीसा की सदारत में इनरोलमेंट कमेटी के इजलास में लाइसेंस बहाल किया गया। जराये के मुताबिक साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी अब सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील पेश हो सकेंगे। जहां से अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, डिटेल्स हम जानेंगे। जहां से बताइएगा। जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी का बतौर वकील लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। जस्टिस कासिफ आइजीसा जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, उनकी ज़ेर सदारत एनरोलमेंट कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास के बाद साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का बतौर वकील लाइसेंस बहाल कर दिया गया है। अब वो बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकेंगे, केसेस में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। जी शुक्रिया आपका। जहां से विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि नवाज शरीफ को टेलीफोन पर हिदायत लेकर फैसले करने वाली अदलिया चाहिए। अदलिया और फौज से नवाज शरीफ की नाराजगी ये है कि वो आइन से बालातर होकर उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे। जब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन को शिकस्त हुई है, नून लीग और उनके सहूलतकारों की परेशानी वाज़ेह है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जाली ऑडियो वीडियो बनाना नवाज लीग का वतीरा बन चुका है। मशवरा है जो जमात फेक ऑडियो वीडियो बनाती है वो फिल्म्स भी बनाना शुरू कर दें तो ज्यादा पैसे कमाएगी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी ने 23 ट्रिलियन कर्ज लेकर मुल्क को मकरूज किया। पाकिस्तानी अवाम आज वही खुमियासा भुगत रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से झूठी खबर को फैलाना भी बहुत आसान हो गया और इसकी वजह से एक फेक न्यूज़ का क्राइसिस दुनिया में जन्म ले चुका है, पाकिस्तान में जन्म ले चुका है। तो जब आप ये कहते हैं कि हमें सहाफ़त की आज़ादी होनी चाहिए तो उसके साथ ये हरगिज़ नहीं माना जा सकता कि हमें झूठ फैलाने की भी आज़ादी होनी चाहिए। तो जब आप फेक न्यूज़ के ऊपर, जब आप जाली खबरों के ऊपर, जब मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप बात करें और उसको कहा जाए कि नहीं इससे सहाफ़ती आज़ादियाँ ख़त्म होती हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये सोसाइटी के लिए ही सही नहीं है। विफाकी काबीना ने सऊदी अरब से $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब से $3 अरब जल्द पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिसके बाद ज़र मुबादला की ज़खायर $17 अरब से बढ़कर $20 अरब हो जाएंगे। विफाकी काबीना की जानिब से सऊदी अरब से $3 अरब कर्ज की मंजूरी आ चुकी है। सऊदी अरब से $3 अरब जल्द पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने डॉलर की तारीखी बुलंदी को मुआशी तबाही की तूफान की अलामत करार दे दिया है। कहा कि डॉलर की तारीखी बुलंदी और रुपए की गिरती कदर मुल्क में हुकूमत और दुरुस्त मुआशी पॉलिसी न होने का सबूत है। जब वजारत खजाना अपने मुशीर खजाना के बयान की तरदीद करे, झूठे आदाद शुमार दिए जाएं तो फिर मईशत का ऐसे ही धड़न तख्ता होता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि रिकॉर्ड तिजारती खजाना मुल्क की मुआशी तबाही के खतरनाक इशारे हैं। 1 दिसंबर से मजीद क़यामत खेज महंगाई आने वाली है। डॉलर की परवाज महंगाई की जलती आग पर तेल का काम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने रुपए की मुसलसल गिरती कदर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत ने अपनी ही नाअहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ डाला। गुज़श्ता 20 दिनों में रुपए की कदर में 6.2 रुपए की कमी वाक़ई हुई। उन्होंने कहा कि 2018 से अब तक रुपए की कदर में 50 रुपए से ज्यादा कमी हुई। कोई ताज्जुब नहीं कि इस हफ्ते पाकिस्तान के कर्जों में और वाजिबात का हजम 5.5 खरब तक पहुंच गया है। मईशत वेंटिलेटर पर है, लेकिन आपने घबराना नहीं। सिंध काबीना के अरकान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि स्टॉक होल्डिंग सिंध में हो रही है। स्टॉक होल्डिंग आप जरा चेक तो करें, हो रही का है। आप दूसरी चीजों पर आप बैन लगा देते हैं, 3 महीने से बुकिंग नहीं लेते हैं, बाकी चीजों के लिए बॉर्डर्स खुले हुए हैं। कहां बलूचिस्तान के थ्रू यूरिया कहां गई है बताएं फेडरल गवर्नमेंट। क्यों शॉर्टेज है? जो मुल्क एक्सपोर्ट करता था यूरिया, जैसे हम व्हीट एक्सपोर्ट करते थे, हम इंपोर्ट पर मजबूर हो गए। शुगर केन 2018 से पहले 22 लाख मेट्रिक टन आती थी, अब जाकर वो 14 लाख मेट्रिक टन पर पहुंच गई है। क्या वजह है उसकी? कणिक जो गंदुम है, खुद कफील मुल्क है हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। अब जब हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है, आप कहते हो कि यूरिया नहीं है, 3 महीने से आप ऑर्डर्स नहीं ले रहे हो डीलर्स के। इसका मंतक मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसकी भी प्राइसेस हाइक करनी है। इसमें भी कोई बहुत बड़ा चूहा मगरमच्छ बैठा हुआ होगा। शुगर के बाद फर्टिलाइजर के बाद शुगर के बाद व्हीट के बाद अब ये फर्टिलाइजर स्कैंडल आएगा आप लोग के सामने।
और वो भी चंद दिनों में आएगा, आप देखिएगा, और फिर पता चलेगा कि एक और कमीशन बन रहा है शुगर की तरह, वो भी कमीशन चुप करके बैठ जाएगा। जितने बड़े चूहे हैं, मैंने जैसे पहले बोला कि यहाँ गंदम तो छोटे चूहे खा गए, वो हम पकड़ लेंगे, ये जो मगरमच्छ चूहे हैं इनको कौन पकड़ेगा? और ये मैं एक बात और क्लियर कर रहा हूं, सिंध की सब्सिडाइज्ड गैस पर यूरिया बन रहा है, सबसे पहले सिंध के फार्मर का हक होगा। शिक्षक जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में फिर से हलचल मचा रखी है। इस बारे में भी आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन अभी की खबर आपसे शेयर करें कि PAF एकेडमी असगर खान रिसालपुर में बैनुल कुलियाती मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। इंग्लिश मुबाहिसे में पहला इनाम PAF कॉलेज सरगोधा के प्री कैडेट मोहम्मद अली ने अपने नाम किया, जबकि उर्दू मुबाहिसे में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के जेंटलमैन कैडेट उसैद उस्मानी पहले इनाम के हकदार ठहरे। बैनुल कुलियाती मुबाहिसे की ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल ने अपने नाम की। सरबराह पाक फजाया ने मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तान की नुमाया तालीमी इदारों के बासलाहियत नौजवानों को सराहा और तलबा की बेहतरीन तरबियत के लिए हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत पर जोर दिया। फजाओं को मुसख्खर करने वाले बहरिया के पायलट की जिंदगी अंधेरों में डूब चुकी है। आंख के ऑपरेशन ने बीनाई से महरूम कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जिंदगी गुजारने का नया ढंग अपना लिया। रूबा उरूज की रिपोर्ट। Okay Google, what is the day today? If I can help with anything, just ask. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शवाज बलोच फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्कूल ऑफ मोटिवेशन, और आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड शवाज बलोच है और मैं एक पायलट था। मेरी ज़िंदगी का सफ़र मेरे ख्वाब से स्टार्ट हुआ, और वो ख्वाब ये था कि मैं एक पायलट बनना चाहता। कुछ हर्डल्स थे, मेरे 3 फियर्स। मुझे पानी से डर लगता था, मुझे बुलंदियों से डर लगता था, मुझे अंधेरे से डर लगता था। पहले दिन नेवल एकेडमी मैंने ज्वाइन की, वहाँ मैं गया तो वहाँ पे स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने हमें कहा कि जी आप जाएँ डाइविंग बोर्ड पे, जिनको स्विमिंग नहीं आती। जब मैं उस डाइविंग बोर्ड पे खड़ा था तो मुझे याद आया कि ये तो मेरा सबसे पहला फियर है, पानी, और इसको मैं आज अगर मैं ख़त्म नहीं करूँगा तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और मेरे दिल में उस वक्त एक आवाज़ आई कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है मैं तमाशा लब माम थी। वो लंदियों से मुझे डर लगता था, लेकिन उसी वक्त मुझे फिर एक और आवाज़ आई मेरे दिल की, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ज़िंदगी के जो रंग थे वो मेरे सामने थे। मेरे पास दोस्त थे, एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजार था, मेरे पास पैशन था, मेरा ख्वाब पूरा हो चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या रखा हुआ है। और वही हुआ। मेरा जो तीसरा फियर था, यानी कि मुझे अंधेरे से डर लगता था, मुझे एक दिन आंखों में ब्लरिंग हुई और मैंने लैंड किया और मुझे पता चला कि मेरी सर्जरी होगी। और जब मैंने सर्जरी के बाद आंखें खोली तो हर तरफ अंधेरा था। वो ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था, लेकिन उस वक़्त फिर मुझे वो उस आवाज़ ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया था। तो उसने मुझे ये कहा कि दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, गहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसके बाद मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र स्टार्ट हुआ। बसारत से बसीरत का सफ़र मैं इसको कहता हूँ, मिनत ज़ुल्मात इलन नूर। और उसके बाद मैंने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग स्टार्ट की। मैंने MS किया, उसमें गोल्ड मेडल लिया, बीइंग फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड। मैं यहाँ नहीं रुका, मैंने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर टेस्ट किया। PMP सर्टिफिकेशन एक अमेरिका की होती है, PMI USA से मैंने की। मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इम्तियाजी सनद पिछले साल मिली। जब तक आप अपने जो डर को और खौफ को फेस नहीं करेंगे तो आप उसको कभी ख़त्म भी नहीं कर सकते। आप अपनी डिसेबिलिटी को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप मैनेज भी नहीं कर सकते। MQM के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फैसले हैं अदालतों के, कब्जों के या नाजायज शिकायत के खिलाफ के वहां तोड़ा जाए। टूटता है तो अलादीन पार्क तोड़ दिया गया या नस्ल टावर तोड़ दिया गया, शीरी जिना कॉलोनी और 10,000 किस्म की मिसालें हैं। और मैं इस बात को भी नहीं मानता माजरत के साथ कि द टेल ऑफ 2 कराचीज, द टेल ऑफ 2 टावर्स, कि इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रेगुलराइज हो गया और यहाँ नस्ला टावर नहीं हो रहा। इसी कराची के अतराफ में बहरिया टाउन को इसी सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलराइज किया है। 485 अरब का जुर्माना लगाया है, लेकिन कहा कि ठीक है जी बिस्मिल्लाह। क्यों? कहा कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है। यहां थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं है, यहां लोग नहीं रहते, या इसलिए कि ये बाअसर नहीं है, बारुसूख नहीं है,
کسی عام آدمی کا اپارٹمنٹ نہیں ہے, کسی اعلیٰ ادارے کے عہدیداروں کا یہاں پر اپارٹمنٹ نہیں ہے. یہ زیادتی ہے. سپریم کورٹ سے درخواست ہے عدل کی. عدل یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی بنیاد پر فلاں چیز جائز اور اسی بنیاد پر دوسری چیز ناجائز. اگر تو نالے پر قبضہ گجر نالے, اورنگی, محمود آباد والوں نے کیا, غلط کیا, لیکن ریاست آئین پاکستان میں کہتی ہے کہ آپ کو چھت دی جائے گی ہر شہری کو, تو چھت دینا کام تھا. جس طرح جب لیاری ایکسپریس وے بنا تھا تو پلاٹ بھی دیے گئے, پیسے دیے گئے. معذرت کے ساتھ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری کی پارکنگ بھی نالے کے اوپر ہے, اسی سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری کی. یقیناً جج صاحبان نے نہیں بنائی, یقیناً کسی شہری انتظامیہ, کسی حکومت نے نہیں بنائی, لیکن بنی ہوئی ہے. گجر نالے پر بیٹھا ہوا عام آدمی بلکتا ہوا سوچتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں یہ پارکنگ پہلے قریب آتی ہے یا گجر نالہ پہلے قریب آتا ہے. یہ مسئلہ ہے اہلیان کراچی کا جناب. اس لیے آپ سے استدا ہے, ہم تو گئے باہر, یہ بھی گئے, سب گئے, مختلف لوگ گئے ہوں گے, اور سب درد مند ہیں کہ یہ روایت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کی جائے. ورنہ ان کا کہنا بالکل درست ہے کہ کون پاکستان کی حکومت کے ریاست کے این او سیز پر یقین کرے گا. کیا ہر آدمی سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ میرے پاس این او سی ہو, بلڈر مجھے این او سی دکھائے کہ جس میں لوکل گورنمنٹ کا بلڈنگ کنٹرول کے این او سیز ہوں, میں کہوں نہیں, میں پہلے سپریم کورٹ میں جاؤں گا, وہ مجھے بتائے گی کہ میں یہاں فلیٹ خرید سکتا ہوں, گھر بنا سکتا ہوں یا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہم میں سے بہت سارے لوگ سپریم کورٹ کے وکلاء کی فیس تک دینا افورڈ نہیں کر سکتے. جناب عدالت سے یہ درخواست ہے, یقیناً آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, لیکن آئین ایکوالٹی کا, مساوات کا کہتا ہے. جو مساوات 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ہوئی, جو بحریہ ٹاؤن میں ہوئی, وہی نسلہ ٹاور میں اور کراچی کی دیگر سائٹوں پر ہونی چاہیے. آئین آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ سو موٹو ایکشن لیں. آپ سے درخواست ہے کہ جناب سو موٹو ایکشن کے لیے اس سے بڑی. ایم کیو ایم کی رہنما فیصل سبزواری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیا.